नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग रूमेटिक फीवर इस पे बात करेंगे। इसको हम आयुर्वेद में संदिग्ध ज्वर इस तरह से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये संधियों में बहुत ज्यादा पेन होता है और रसवस स्त्रोतस की दुष्टि की वजह से बुखार आता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसी पे हम लोग, क्योंकि हमारे पास अगर पेशेंट आएगा रूमेटिक फीवर, तो हम इसको सादा फीवर तो नहीं मानेंगे। तो इसको किस तरह से सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जो विद्वान लोग हैं, जो बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वो लोग तो हर चीज समझ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग जैसे हम लोग जैसे हैं, उनको एक एक चीज पे बात करना बहुत जरूरी होता है। कि हमारे पास पेशेंट जब आए रोमेटिक फीवर लेके, तो हमको ये ना आए कि हमको आता ही नहीं है, हमको कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया है। हमें तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। भले हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें या फिर हम लोग आयुर्वेद की चिकित्सा दें, लेकिन हमें एलोपैथी के टर्म्स तो मालूम नहीं होने चाहिए। तो हम सबसे पहले रोमेटिक फीवर पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सारे जॉइंट्स में व्रण शोथ होता है, इंफ्लेमेटरी स्वेलिंग्स होती है और पेन होता है, तोद होता है, सुई चुभोने की तरफ पेन होता है और प्रिकिंग पेन ऑफ द जॉइंट्स ऐसे होता है। फिर हार्ट में भी पेन होता है, इसलिए इसको संधिक ज्वर ऐसे बोला जाता है। ये युवा पुरुषों की संधियों में, बालकों के हृदय में भी होता है। और इसमें अगर देखें कार्डिनल साइंस, अगर हम लोग हैरिसन डेविडसन जैसी बुक्स देखें मॉडर्न की, तो उसमें क्या बताएं, साइंस एंड सिम्टम्स की फीवर होता है, पेनफुल एंड टेंडर जॉइंट्स होता है, रेड हॉट एंड swollen joints, स्मॉल पेनलेस बम्प्स beneath the skin, चेस्ट पेन होता है, हार्ट मरमर होता है, फटीग होता है, आउटबर्स्ट ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या बताएं, फैमिली हिस्ट्री में भी ये हो सकता है, सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टो बैक्टीरिया होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं रूमेटिक फीवर की वजह से, वॉल स्टेनोसिस, वॉल रिगर्जिटेशन, डैमेज टू हार्ट मसल्स। माधव निदान नाम का जो पुस्तक है, जो हमारा निदान का है, जिसको ओरिजिनल रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ बोला जाता है, उसमें क्या बताया है, उसमें बोला है कि व्रण शोथ विधा तो ही संधि संधि पीड़यन् विषम घोरज्वर स हृद्रोगः संधि को नाम कथ्यते। व्रण, और इसी तरह से सिद्धौषधि प्रकाश में ऐसा बताया है, व्रण शोथ रुजा तो दही संधि ना पीड़यन् विषम ज्वर घोर स हृद्रोग संधि को नाम कथ्यते। मतलब संधि ज्वर करके एक अलग तरह का ज्वर बताया है। इसमें व्रण शोथ बताया, व्यथा, तोद, और संधियों में बहुत ज्यादा पेन होता है और बहुत ज्यादा ज्वर होता है। मतलब ऐसा पेन जो जिसमें जॉइंट पेन भी हो रहा है और बुखार भी आ रहा है ना, और इसमें शोथ भी है, तोत भी है, ऐसा हो रहा है। इसी तरह से हार्ट की भी बीमारी है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आम वातिक ज्वर इस तरह से मैच होता है कि आम वात में भी
इस तरह का ज्वर हो रहा है, और आम वात की जो व्याप्ति है सारे ज्वाइंट्स में फैल गई है, हार्ट में फैल गई है, आम वात जन्य जो ज्वर होता है वह रिमेटिक फीवर में मैच होता है। सिमिलर वैसे ही सिम्टम्स आते हैं। तो आम वातिक ज्वर के बारे में माधव निदान में क्या बताया है? अयम संधि ज्वर कैचित कथित आम वातिक, मतलब ये आम वात जन्य जो ज्वर होता है वह रोमैटिक फीवर ऐसा बताया गया है। और यह इसका निदान क्या बताया है कि यह हेमंत ऋतु में भी हो सकता है, जब ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, वायु का शीत गुण बढ़ा हुआ है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, तो उसमें ठंडी की वजह से, जैसे हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में वायु बहुत रुक्ष रहती है, या वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप रहता है, या बसंत ऋतु में जब तेज हवाएं चलती है, ठंडा थोड़ा रहता है, तो और कफ का प्रकोप का काल रहता है, ऐसे टाइम में ये ज्यादा बढ़ जाता है। बाल्यकाल में या यौवन काल में बढ़ता है, शीतकाल में बढ़ता है, ठंडी जगहों पे ऐसे ही घूमने की वजह से, बल के क्षीण होने से, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, और नवयुवकों में संदिग्ध ज्वर कीटाणुओं के कारण भी हो जाता है। तो माधव निदान में क्या बताए? हेमंत शिशिर और चरतो, बाल्य यौवनो पिवा, वर्षा शीत वसंतेषु तथा क्लिन्नोष्ण भूमिषु, निशंक चरमता नित्यम बाल्योपनाप चेते बले, महिलापेक्षा पुंसाम युनातंत्रापि भूयसा, जायते संदिग्धकमो कीटाणु निमित्ततः, तस्य किण्वः कैचित् बिंद्वाकारा यथा बुधैः। मतलब माधव निदान जब लिखा गया तो उन्होंने बैक्टीरिया वायरस को देखा था, है ना, उनको ये चीज मालूम था कि बैक्टीरिया वायरस है। उन्होंने कीटाणु शब्द बोला है, उन्होंने यह नहीं बोला कि इसको बैक्टीरिया बोलो वायरस बोलो, क्योंकि उस समय इंग्लिश भाषा नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने कीटाणु, सूक्ष्म कीटाणु रहते हैं, उसकी वजह से फीवर होता है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, ऐसा बताया है। मतलब अपना आम बात तो है ही, लेकिन इसमें कीटाणु का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? तो ऐसा बताया है कि यह संदिग्ध ज्वर जो रहता है वो कीटाणुओं की वजह से होता है, और रक्तादि धातुओं में पहुंचकर वात पित्तोल्बण सन्निपात, मतलब तीनों दोषों को, जिसमें वात और पित्त बहुत ज्यादा उल्बण है, उनको उद्दीर्ण करके संधियों के चारों ओर दारुण व्रण शोथ को उत्पन्न कर देता है। उसकी वजह से संधियों में शोथ युक्त हो जाने पे संधियों में होने वाले श्लेष्म कला शोथ हो जाती है, तथा तरल से परिपूर्ण हो जाती है। और जो कार्टिलेज आ जाती है। विष के प्रभाव से इसमें क्षीण होते हैं, और रक्त की न्यूनता में श्वेताणुओं की वृद्धि होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। आरबीसी कम होते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो डब्ल्यूबीसी उनको मारने के लिए ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय के समीप कलापुट में जल का संचय होता है, मतलब पेरिकार्डाइटिस भी होता है इसमें। उसी तरह प्लीज मुझे म्यूट, मुझे होस्ट बना दीजिए। एक बार अनम्यूट करके बोलिए, 1 मिनट रुके। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एक मिनट रुक जाइए, मुझे नेटवर्क का थोड़ा सेटिंग करने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट बस। आपकी है आवाज। आवाज आ रही है क्या? 1 मिनट रुक जाइए, बस मुझे नेटवर्क का सेटिंग करने दीजिए। यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है।
मुझे 1 मिनट बस टाइम दीजिए, नेटवर्क चेंज करता हूँ, वाईफाई लगाता हूँ। हाँ, अब देखिए आप लोग को कहाँ तक मैंने, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है क्या? 1 मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो हाँ सर। मैंने मैंने शुरू से जो बताया वो आप लोग को कुछ हुआ मिला कि ब्रेक हो के मिला? फिर से सर बोलूं? अभी सर सिर्फ 5 मिनट पहले का मतलब ब्रेक होना चालू हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो इसमें ऐसा बताया है कि जो कीटाणु रहते हैं वह सारे रक्तादि धातुओं में पहुंचकर वात पित्तोल्बण सन्निपात को उदीर्ण करके संधियों में दारुण व्रण शोध करते हैं। और उसके वजह से संधियों में होने वाली श्लेष्मिक कला जो रहती है, जो मतलब सैनिवल फ्लूइड होता है, जो श्लेष्मल कला होती है वो पूरी तरह से दूषित हो जाती है। और अंदर ही अंदर शोथ होता है, श्वेताणुओं की वृद्धि होती है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, टीएलसी लेवल बढ़ जाता है। और यही इन्फेक्शन अगर हार्ट में जाता है, हम लोग आम बात में भी अगर देखेंगे तो वहां रसवस स्रोतस का मूल स्थान हृदय है। अगर आम है, रसवस स्रोतस में बहुत ज्यादा आम है, तो हृदय में जरूर जाएगा क्योंकि मूल स्थान है। तो वहां के जो हृदय के जो कपाट हैं, वॉल्स, बाइकस्पैड ट्राइकस्पैड वॉल्स हैं, तो उसमें जाके वो बैठ जाते हैं और वहां पे वॉल्वुलर स्टेनोसिस, वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन, डैमेज टू हार्ट मसल्स, ये सब होने लगता है। फुफ्फुस के कला में भी शोथ होने लगता है। और बहुत सारे आचार्य ऐसा मानते हैं कि दारुण व्रण शोथ हो जाता है ना, संधियों के चारों ओर भी हो जाता है। और रोमेटिक फीवर में ऐसा होता ही है कि आम जो आम बात है वो सारे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से और ग्रंथकारों ने माधव निदान देखेंगे तो उसमें क्या बताया है, अस्य कीटाणवो नूनम धातुषु प्रसलागलात् वात पित्तोल्बणम देह सन्निपात मुदीर्य च कुर्वितम परितः संधो व्रण शोतम ही दारुणम केचिद ही मन्योतम अन्यते चापरिद्रितम विषम जीवाणु संभूत धातुषु प्रसृत गलात् वात पित्तोल्बणम देह सन्निपात मुदीर्ये ततश्च परितः संधिन व्रण शोतो अति दारुणा उभयात् विपाकस्य भेदो नास्ति परैर्नः प्रथमं श्रेयोपेक्षो अत्र अतो अत्र सैवलिख्यते संधोन तेजस् हि श्लैष्मिका कला जयते शोत युक्तामु पुरिता तरलेन च तेनेव हेतुना श्रोतः तरुणाशिर तरुणास्थि शिराशुच, मतलब ये सिर में भी चला जाता है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आप लोग को दूंगा। अस्थि बंदेशु सर्वेशु जाय नात्र संशय, मतलब अस्थि कब जो बंद है सारे जॉइंट्स में, ये जरूर होता है, तरुणास्थियों में, कार्टिलेजेस में भी होता है। अंत संधि बलास वर्धमानो विद्यते विष प्रभाव अस्मिन् क्षीयन्ते शोणितार्णवः रक्तस्त्वयनते स्थाने स श्वेताणु संचया, मतलब जो श्वेताणु है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी को माधव निदानकार ने देखा था, इसलिए उन्होंने श्वेताणु शब्द बोला है कि उसमें श्वेताणुओं की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, संचय होने लगता है। अभी तक हृदय चापी संचयो पाक कलाम पुटे हिरण मध्य हृद कपाटवे कारा व्रण शोथजा श्वास यंत्र कला श्रोता, मतलब जो अपना ये जो है जो लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसमें भी होता है, उसमें भी शोथ होता है। प्राय सब दिह जायते का श्वासादिभिर लिंगे फुफ्फुसाक्रमणम क्वचित, ऐसा बताया। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया है कि रिमेटिक फीवर जो रहता है, और जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा पैथोलॉजी है, ये संस्कृत में माधव निदान में बताया है, उसका रेफरेंस भी मैं दूंगा। तो इसमें बोला है कि कीटाणुओं का ग्रंथियों द्वारा रक्तादि धातु में पहुंचना होता है, वात पित्त तोड़बंद सन्निपात को उदीर्ण करता है, संधियों के साथ चारों ओर दारुण व्रण शोथ को उत्पन्न करता है, संधियां शोथयुक्त हो जाती हैं, संधि में श्लेष्मिक कला शोथयुक्त होती है और तरलता से परिपूर्ण हो जाती है, तरुणास्थियों के सिराओं में और सभी अस्थि बंधनों में शोथ होता है, संधि कफ का विदग्ध हो जाता है, विष प्रभाव से रक्ताणु क्षीणता और रक्त की न्यूनता तथा श्वेताणुओं की वृद्धि होती है, हृदय समीपस्थ कलापुट में जल का संचय पारिकार्डाइटिस होता है, हृदय के कपाटों में व्रण शोथ होने से विकारों की उत्पत्ति होती है और संदिग्ध ज्वर हो जाता है। तो इसका संप्राप्ति अगर देखें तो वात पित्तोल्बण सन्निपात होता है, इसमें रस धातु, रक्त धातु और लसिका का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्त्रोतस देंगे तो रक्तवत स्त्रोतस, प्राणवत स्त्रोतस, अस्थिवत स्त्रोतस।
इसमें स्त्रोतो दृष्टि देंगे तो संगात्मक, स्त्रोतोरोधात्मक, अति प्रवृत्ति, संगोवास, शिरणाम ग्रंथोपिवा विमार्गमणम चेति, स्त्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। तो संग होता है, संग मतलब स्त्रोतस ब्लॉक होते हैं सब। अस्थि संधि और हृदय में इसका सारा सिम्टम्स दिखता है, अधिष्ठान होता है। स्वभाव आशुकारी और व्याप्य है। जब तक चिकित्सा देते हैं तब तक फायदा होता है, चिकित्सा बंद करते हैं फिर से हो जाता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो अपने ग्रंथों में ऐसा बताया कि अकस्मात शीत ज्वर लगकर बढ़ता है ये, कंठ दाह होता है, अंग मर्द होता है, ग्रीवा स्तंभ, हृदय व्यथा, अत्यधिक स्वेद होता है, अल्प मूत्रत्व मतलब कम यूरिन होता है, गल ग्रंथि शोथ मतलब सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी होगा, और सारी शोथ युक्त लालिमा युक्त संधियों में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, टेंडरनेस होगा। तो इसमें और कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि इसमें पेरिकार्डाइटिस, हृदयावरण शोथ, फिर प्लूरसी होगा, प्लूराइटिस, फुफ्फुसावरण शोथ होगा, कंठ शोथ होगा, टॉन्सिलाइटिस, एडोनाइटिस, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, फिर शीर्षावरण शोथ, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, अति तीव्र ज्वर भी हो सकता है। तो चिकित्सा में ऐसा, और ये भी बताया है माधव निदान में बताया है, हृदयावरणे शोथा, फुफ्फुसावरणो तथा शिरस्यावरणे चैवस तथा से कंठ के पिवा कदाचित स्यूरोपद्रवा। तो ये सारी चीजें अपने ग्रंथों में बताई है। अब इसका साध्य साध्यता क्या होता है कि रुग्ण में सान्निपातिक लक्षणों के दर्शन होने पर जिस रोगी को हृदय रोग हो गया, हार्ट में रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गया है, तो अगर चिकित्सा नहीं किया तो प्राण घातक होता है, क्योंकि हृदय जो है सद्य प्राणहर मर्म है। अगर हृदय में पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया तो बहुत ज्यादा मृत्यु होने का चांस बढ़ जाता है। और इसमें कीटाणुजन्य विष की तुल्यता बताई है। तो 2-3 सप्ताह में रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु हृदय रोग जरूर हो जाते हैं, और हृदय रोग की वजह से उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उसमें दिखाई देते हैं। तो हमें यह सब कंसिडर करना ही चाहिए कि हमारा जो रोमेटिक फीवर का पेशेंट है उसमें कीटाणु का भी इन्वॉल्वमेंट है, आम की भी संचिति है, इसमें अग्नि मांद्यता भी है, रसवस तुरतस की भी दृष्टि है। तो चिकित्सा सिद्धांत क्या है, मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को मैं सारा इसका पीडीएफ नोट्स के रूप में जरूर देने वाला हूँ, मेरे पे विश्वास करिए। और आप लोगों के पास भी रूमेटिक फीवर का चिकित्सा सारा आप लोग के हाथ में होगा, आप लोग उसका प्रिंट निकाल के पढ़िएगा। तो रोगी को पहले तो आराम विश्राम करने देना चाहिए, निदान परिवर्जन करना चाहिए कि वो गुरु पदार्थ और अग्निमांद करने वाले अध्यशन, विषमाशन, अजीर्णासन, विरुद्धासन ये सब ना करे। उसी तरह से आमवात, संदिग्धवात और ज्वर नाशक समस्त चिकित्सा विधियों का यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। आमवात की भी चिकित्सा करना है, संधिवात की भी करना है, ज्वर नाशक भी चिकित्सा करना है। आहार हमेशा लघु और सुपाच्य होना चाहिए। और इसमें हमें बहुत सारी दवाइयां बताई हैं, जैसे कि अभी दीपन पाचन से ही शुरू करना है, दीपनम पाचनम कटु ऐसे बताया है, रुक्ष स्वेदन देना है क्योंकि आमवात है। तो जॉइंट्स में बहुत ज्यादा आम, और ये यहाँ पर भी उपस्तंभित वात व्याधि है ये, तो यहाँ पे आम का पाचन होना चाहिए, स्त्रोतोरोध जो है उसको ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आम पाचन के लिए आप पंचकुल चूर्ण दे सकते हैं, अजमोदादी चूर्ण दे सकते हैं, आम वातारी रस दे सकते हैं। उसी तरह से पेन को भी ठीक करना है तो महावात विध्वंसक रस, बृहद योगराज गुग्गुल, आम वातारी रस, वात गजांकुश रस, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, पंचकोल चूर्ण, अजमुदादी। हमारे मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। डॉक्टर हरिहर सर आप हो, हरिहर सर आप कृपया पार्टिसिपेंट्स के पास जाइए और मेरा नाम पे
मेरे नाम के आगे क्लिक करिए, मेक होस्ट ऐसे आ जाएगा। सर, डॉक्टर तो साहब आवाज जी, पार्टिसिपेंट्स के पास जाइए। वहां जाने के बाद आपको क्या आएगा, पार्टिसिपेंट्स के बाद डॉक्टर अरविंद पाठक, उधर माइक है और वीडियो है, उधर आप क्लिक करिए तो मेक होस्ट ऐसे आएगा। कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं जहां पर हूँ। सर मेरा नेटवर्क का फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोलते रहता हूँ जितना आप लोग को सुनाई देता है, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ तो आप लोग को दे ही दूंगा। तो इसके बारे में मॉडर्न एस्पेक्ट्स क्या है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। रोमैटिक फीवर इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज that may occur after an infection with streptococcus bacteria. The disease can affect the heart, joint, skin, and brain. This illness typically develops 2 to 3 weeks after a streptococcal infection. The streptococcal का infection होता है, उससे ये होता है। Acute rheumatic fever commonly appears in children between the ages of 6 and 15. इसमें ऐसा बोल रहा है रूमेटिक फीवर जो है वो बच्चों को भी होता है। द इलनेस इज सो नेम बिकॉज इट इज ऑफ इट सिमिलैरिटी इन सिम्टम एंड प्रेजेंटेशन टू रूमेटिज्म। जो रूमेटिज्म जो रहता है आम वात जैसे, वैसे ही सारे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं, इसलिए इसको रूमेटिक फीवर बोलते हैं। सिम्टम्स में फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ज्वाइंट पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, स्वेलिंग ऑफ द ज्वाइंट्स, एपिस्टेक्सिस, कभी कभी नाक से खून भी आता है, स्किन रैश होता है, फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, मसल वीकनेस, फिर उसके बाद में अनकोऑर्डिनेटेड जर्की मूवमेंट्स होता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, ब्रीथलेसनेस होता है, कार्डाइटिस, अर्थराइटिस, कोरिया, सबकुटेनियस नोड्यूल्स भी होते हैं, सारे जॉइंट्स में ऐसे गांठ गांठ हो जाते हैं। एक बार मुझे ये होस्ट बना सकते हैं हरिहर सर? अगर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे होस्ट बनाइए सर। आप पार्टिसिपेंट के पास जाइए और उसके बाद मेरे नाम के आगे मेक होस्ट ऐसे करिए। शायद बहुत सारे लोग को जूम चलाना नहीं आता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चिकित्सा में सर मैंने, नहीं कुछ आता है। आप पार्टिसिपेंट, पहले आप पार्टिसिपेंट कहाँ लिखा है वो देखिए, जूम के नीचे देखिए पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स देने के बाद उसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद बहुत सारे नाम आएंगे, तो उसमें डॉक्टर अरविंद पाठक का नाम आएगा। डॉक्टर अरविंद पाठक के नाम के हाँ आगे था। माइक आएगा और वीडियो का आएगा। वीडियो के पास क्लिक करिए तो आएगा मेक होस्ट। तो था किने होस्ट बोला अरविंद पाठक नाम ये तो मेरा वीडियो ऑन करने को बोला आपने, मैंने वीडियो ऑन कर दिया। उधर ही फिर से क्लिक करिए। अजीत सर बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वहां पे मेक होस्ट करके आएगा। मेरे नाम के आगे क्लिक करिए तो आएगा मेक होस्ट। जी, शायद नहीं हो पा रहा है, कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है या सर को नहीं आ रहा। मेक होस्ट सर करके आएगा मेरे सर नाम के आगे। अब आवाज आती है। आवाज सर आ रही वो है जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है क्या आपको सर? सर को नहीं आ रहा। सर आप, क्या मतलब है करना ना, है? हाँ नाम हाँ, पे क्लिक करना है। नाम पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है होस्ट बनाने का। तो उधर सर को होस्ट बनाने का है, डॉक्टर अरविंद पाठक पुणे पे क्लिक करके नाम पे उधर होस्ट बनाने का ऑप्शन आएगा। पहले पार्टी प्लस में जाने। आप सर डॉक्टर अरविंद पाठक के पास क्लिक करिए नाम के आगे मेरे। क्लिक करेंगे ना तो आएगा मेक होस्ट, तो होस्ट पे क्लिक करने का। नहीं हो आ रहा गया शायद। सर। नहीं नहीं, मैं होस्ट नहीं बनाऊँ, आप ही होस्ट हैं। ठीक है, मैंने आप तो लोग आपका को नाम जो डाल दिया। मेरा नाम दिख रहा है आपको, मेरे नाम के पास जाके क्लिक करिए सर। इसमें लिखा है ना अरविंद पाठक पुणे।
हाँ, उधर क्लिक करिए। हाँ करो। उधर क्लिक करने से आएगा मेक होस्ट, मेक को नेक्स्ट होस्ट। फर्स्ट, नेक्स्ट फर्स्ट, हाँ, तो वो क्लिक नेक्स्ट करिए सर। हो गया हाँ, सर। वेरी गुड। हाँ, अब मैं होस्ट बन गया। बहुत सही। इस तरह से हमें जूम चलाना, हाँ, सीख गए आप सर। जूम में ऐसा होता है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या क्या चीजें होती है, कॉम्प्लिकेशंस। कार्डाइटिस होता है, अर्थराइटिस होता है, सबकुटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, उंगलियों के ऊपर ना ऐसे नोड्यूल्स नोड्यूल्स होते हैं, फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, फिर ईसीजी में भी चेंजेस आते हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ रहता है। तो एलोपैथी में क्या दवाई देते हैं, तो सारे पेन किलर्स देते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में एस्पिरिन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स बहुत सारे देते हैं, आइबुप्रोफेन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं कि वो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को कंट्रोल करे, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन देते हैं, बेंजिन पेनिसिलिन देते हैं, और कंटिन्यू लो डोज के एंटीबायोटिक्स देते हैं कि ये फिर से ना हो, इरिथ्रोमाइसिन देते हैं, सल्फेडाइजिन देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा काफी हद तक ठीक होता है। लेकिन आयुर्वेद में दीपन पाचन अनुलोमन आम बात की सारी चिकित्सा करने से रोमैटिक फीवर ठीक हो जाता है। इस टॉपिक पे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। रोमैटिक फीवर पे आप लोग का क्या मत है? डॉक्टर पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप कृपया इस पर कुछ अपना बताइए व्यू। हेलो। हाँ जी मैम, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ सर। हाँ सर, रोमेटिक फीवर जो रहता है, मतलब हम आम वात के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो उसमें सर अगर वात वात कफ की संप्राप्ति रहेगी तो हम त्रिभुवन कीर्ति रस यूज करते हैं। और अगर पित्त की संप्राप्ति रहेगी, पित्त दोष अगर प्रोमिनेंट रहेगा, तो हम गोक्षुरादि गुग्गुल भी दे सकते हैं। और सारीवा चूर्ण जो है वो भी आता है, क्योंकि सारीवा जो है वो तिक्त रसात्मक है और ज्वरग्न है। और साथ साथ ही वो अग्निमान्य में भी उपयोग होता है उसका। और भाव प्रकाश में वो आम आम विषहर कहा गया है। उसका एक श्लोक आया है, सारीवा युगुलम स्वादु स्निग्धम शुक्रकरम गुरु अग्निमांद्य अरुचि श्वासकाश आम विष नाशनम। भाव प्रकाश। तो इसमें सर, क्योंकि आमवात चिकित्सा जैसे करना है तो हमको अग्नि दीपन करना है। तो उसके साथ हम तिक्त रसात्मक तिक्त रसात्मक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। और कटु रसात्मक दवाई देने को बोला है। लेकिन कभी कभार कटु रस से पित्त ज्यादा बढ़ता है, जिसको पित्त की संप्राप्ति होगी। तो उसके उसमें सारीवा अच्छा काम करता है। तो उसमें आरक्तता है, दाह है, स्पर्शा असहत्व है संधियों के स्थान पे। तो वो कम होने में फायदा मिलता है। और गोक्षुरादि गुग्गुल का भी यही रोल है कि वो गोक्षुरादि गुग्गुल जो है वो फीवर में अगर देते हैं तो वो क्लेद वहनम का काम करता है। तो उससे भी सर जो ज्वर है वो कम होने में सहायता मिलती है। और उसके साथ साथ अगर हम बाकी का अगर यूज करना चाहेंगे तो हम रासना सप्तक कषाय भी दे सकते हैं। और महासुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं हम। सुवर्ण माक्षिक भी यूज कर सकते हैं अगर पित्त संप्राप्ति रहेगी तो। और बाकी सर आपने बोला कि अगर दीपन पाचन करना है तो फिर आम पाचक वटी है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है। तो बहुत सारे चूर्ण है सर। तो जी, सर बहुत अभी बढ़िया रोमेटिक बताया। फीवर के बारे में हाँ बात हो रही थी, इतना ही बोलूंगी मैं। उसके साथ साथ बाकी के दवाई भी बहुत सारे हैं, मेथी पाक है, एरंडा पाक है, हम योगराज गुग्गुल भी दे सकते हैं। और वात का जांकुश रस है। तो हम जैसे सिम्टम्स कम होते जाएंगे और जैसे फायदा मिलते जाएगा, ऐसे हम काम करते हैं इस पे सर। और एरंड तेल भी अच्छा काम करता है। और आमवात जन्य व्याधि में अगर रुद्र दौर्बल्य है और नितंब शूल है, तो उसमें हम मृग सुवर्ण भस्म इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी वो अच्छा फायदा मिलता है। वातारी गुग्गुल है, शिवा गुग्गुल है, तो वो भी अच्छा अच्छा काम करते हैं सर। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा बताया।
और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। आप लोग ने आमवात जन्य जो ज्वर होता है उसको कुछ देखा है पेशेंट में? डॉक्टर वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर रूपाली मैम, डॉक्टर सरिता मैम, कुछ आप लोग बोले, कविता मैम, गंगवार सर, आपके पास ऐसे पेशेंट हैं आमवत भी है और उनको फीवर भी आता है, आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं? डॉक्टर अभय सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आरती मैम। सर मैं एक पेशेंट रिपेयर वैसा किया है अभी। आपसे भी बात किया था उस बारे में। उसको डेंगू के बाद उसको ये हुआ था, फीवर फीवर आया था। उसके 2 महीने के बाद उसके टोटल जॉइंट पेन्स वगैरह, स्वेलिंग वगैरह था, पेन्स थे, और कंटिन्यू फीवर रहता था। जी और वो बहुत जगह घूम के आई थी, 1 डेढ़ बरस। हिस्ट्री में मुझे मिला आरए टेस्ट उसका निगेटिव ही आ रहा था, पर जी सिम्टम सब उसी के लग रहे थे। तो उसको मैंने स्टार्ट में पंचकोला असव और ये चालू किया था, सियानाथ गुगुल, शुंठी प्लस एरंडा तेल का ऐसा एक गोली, 100 ग्राम शुंठी और 100 ml एरंडा तेल, ऐसा दोनों का एक सुपारी इतना बड़ा सुपारी इतना गोली बनाता था, सुबह एम्प्टी स्टमक देता था। और वो वैसा किया था। फिर 1 महीने के बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते गए मैं। पर कंटिन्यू पंचकोला सो तो 3 महीने चला है सर मैं उसको, क्योंकि उसकी आग्नि बीच में ही गड़बड़ कर रही थी, क्योंकि पत्ते नहीं पकड़ रही थी। तो उसको आप बीच में आपसे भी पूछा था, उसको जॉइंट्स को स्वेलिंग आए थे। फिर उसको आम वातारी रस और फिर तो ये चालू कर दिया था मैंने, चढ़दरन चूरन वगैरह ऐसा कुछ चालू किया। पर अच्छा रिजल्ट आया सर। उसका फीवर कंटिन्यू था, वो सब निकल गए 3 महीने के बाद। वो बेटर फील कर रही है अभी। उसको बोला है मैंने 6 महीना लो कम से कम। आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कितना अच्छा है, दीपन पाचन और सब कितना अच्छा है? हाँ सर, दीपन पाचन किया था मैं। शुंठी और एरंडा तेल का हमारे पोदार में देते थे उस टाइम। वो सुपारी इतना गोली, बड़ी सुपारी इतनी गोली, सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ, उसके साथ कुल्थी यूज, मैं पूरा बता देता हूँ अभी, कुल्थी यूज वो भी चालू करता था। उसके बाद दिन भर उसको पत्ता लिक्विड डाइट पे ही रखते थे। रात को उसको कुछ तो भी हल्का खाना देने का, ये ऐसा ही चलता था मेरा। कम से कम 15-20 दिन के बाद उसको थोड़ा थोड़ा भूख लगने लगी। फिर उसको सियानाथ गुगुल और योगराज गुगुल दिया था मैंने स्टार्ट में, बहुत पेन्स थे इसीलिए। और फिर जी रात में गंधर्व हरित की देता था, पर उसको 2-3 मोशन होते थे, वो बहुत गंदा बास मारते था ऐसा बोलती थी, बहुत आप संचिती थी। फिर उसके जॉइंट पेन नहीं जा रहे तो फिर आपसे एक बार पूछा था मैंने, फिर वो त्रिभुवन कीर्ति और दुर्वा और ये इसका स्वरस दिया था उसके साथ, बेल जी पत्ते का। और वो तो उससे भी उसको जी जॉइंट्स पेन और ये जो बाकी के सिम्टम्स थे वो भी रिलीफ हो गए 1 महीने के बाद। और अभी ये बहुत अच्छा है वो सर। आम वातारी रस वगैरह अभी चालू किया है पिछले महीने से उसको मैंने। जी बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स में रखा था भाई, ज्यादा नहीं था। और अभी उसको सर मैं एक हमारे इधर पोदार में ये करते थे, 5 किलो गेहूं में ये जी बल्ला तक रहता है, 250 ग्राम लेते हैं उसको, ये फोड़ दोनों साथ में भून के अभी उसको रसायन जी चिकित्सा बोल के चालू कर दूंगा मैं उसको। उसका रोज एक रोटी, छोटा सा एक रोज बना के, और 15 दिन के बाद उसको जी घी लगा के चालू करने का 3 महीना, ऐसा रसायन चिकित्सा देते हैं आप। अभी जी देखिए। ठीक है ठीक है सर, सर। बताइएगा जरूर हो सर, क्या यस। रिजल्ट है। ठीक है सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर आरती मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? रोमैटिक फीवर, आम बात के पेशेंट में फीवर आ रहा है तो आप क्या सोचती हैं? आशा गुप्ता मैम कुछ बोलिए प्लीज। कोई और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर माधुरी गिरी मैम, सूरज जी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। हाँ सर, मतलब मैंने सुंठ का पढ़ा था द्रव्य गुण में, और एरंडा एरंडा का भी पढ़ा था। मतलब ये दो द्रव्य है ना, मतलब एरंडा का पढ़ा था तब वो मतलब नियरली त्रिदोषक ने बताया था, और आम वात में सर बेस्ट बताया था, और सुंठ का भी मतलब आम वात में बेस्ट बताया था। और ये जो सब सिम्टम्स है मतलब रोमेटिक फीवर के, वो भी मतलब शुरुआत में लगा था मेरे को आम वात जैसा, क्योंकि आम वात के पेशेंट में भी ज्वर होता है वैसे, ज्वर का हिस्ट्री रहता है या ज्वर होता है, तो यही सिर्फ। जी बहुत हेलो। अच्छा। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ सर, एक अनुभव बताना चाहती हूँ। आमवत का ही पेशेंट था और हर दिन बुखार आता था उसको। तो मैंने
दवाई दीपन पाचन से चालू किया था, त्रिभुवन कीर्ति भी दिया था। 15 दिन हो गए पेशेंट को बाकी रिलीफ नहीं मिला। और बुखार भी उतना ही चढ़ता था, बिल्कुल भी कम नहीं था। तो पहले उसको मैंने खाना परहेज का बोला था, लेकिन बंद नहीं किया था। तो उसने मुझे फोन किया कि बिल्कुल भी बुखार कम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने मैंने दवाई वगैरह चेंज नहीं किया। मैंने बोला खाली दवाई बंद कर दो और खाली लंघन पे रहो, मतलब कुछ भी नहीं खाने का है जब तक भूख नहीं लगती, कुछ भी नहीं खाने का है। और अगर थोड़ा सा भी भूख ऐसा लगता है तो थोड़ा सा मूंग दायूश लेना है, हरे मूंग का सूप लेना है। तो उसने सर 2-3 दिन किया, और 3 दिन बाद मुझे फोन आया कि मैडम 3 दिन से मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं आया है। तो यहाँ पे ना सर, लंघन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप खाली लंघन भी बोलोगे ना पेशेंट को, तो तुरंत बुखार जो है वो पूरा बंद हो जाता है आना। इतना ही बताना था सर। वही ना, रसजानम विकारणम लंघनम परम औषधम। रसजन्य जितने भी विकार है उसमें लंघन सर्वोपरि है। और रस जो है वो हमारा कोष्ठ में ही है। हम जब रक्त त्वगादयो ऐसे जब बोला है तब धातु होता है। मतलब वो शाखा अगर बात करते हैं हमारे कोष्ठ और शाखा में, तो रस धातु को हम शाखा में नहीं बोलते हैं। शाखा मतलब रक्त धातु से आगे की धातुएं शाखा में आती हैं। और जो भी हम लंघन करते हैं या हम लोग का जो भी चिकित्सा होता है, वह सब हमारा कोष्ठ में होता है। रस धातु भी कोष्ठ में आता है, रक्त में नहीं आता। मतलब सॉरी, शाखा में नहीं आता रस धातु। तो हमें कोष्ठ पे ही काम करना है। तो हमें अग्नि को बढ़ाना है, आम का पचन करना है। वह जब हम करते हैं तो सबसे अच्छा फायदा होता है। हमारे सर बताते हैं कि जो मॉडर्न में आजकल जिम वगैरह जाना है, वो शाखागत व्यायाम होता है। हम लोग का जो व्यायाम होता है, जो प्राणायाम होता है, सूर्य नमस्कार होता है, लंघन होता है, या फिर अर्धशक्ति व्यायाम होता है, आसन होते हैं, ये सब कोष्ठगत होते हैं। रस धातु को अच्छा करने वाले सारे होते हैं। तो हमारा ज्यादा अच्छा है व्यायाम, है ना। और हम लोग जो ऐसे करते हैं कि लंघन कराना है, लंघन पाचन दीपन करना है, तो वह सब रस धातु में जो आम है उसको ठीक करने के लिए ही बोला जाता है। अगर जितना रस अच्छा बनेगा तो रोमेटिक फीवर वगैरह सब ठीक ही हो जाएगा। और यह खासकर रसवस स्त्रोतस की व्याधि है, रोमेटिक फीवर। यही दूषित रस जो है, जो आम युक्त रस है, वो जॉइंट्स में जाता है और आम रहता है बहुत ज्यादा, श्लेषक कफ को हटा के खुद बैठ जाता है। तो जॉइंट पेन में होने लगता है रोमेटिक जॉइंट पेन। उसी तरह से हार्ट में जाएगा तो रोमेटिक हार्ट डिजीज, फीवर आएगा तो रोमेटिक फीवर, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये आम बात ही है, सारा चीज घुमा फिरा के आम बात ही है। आम बात की चिकित्सा में लंघन बोला है, फिर दीपन पाचन बोला है, फिर स्वेदन बोला है, तो रुक्ष स्वेद बोला है। चिकित्सा वही है, लेकिन हमें अपने हिसाब से ही समझना है। जी, सूरज जी बोलिए। हेलो सर, मतलब जो मतलब ग्रंथों के हिसाब से मतलब ये विचार आया था कि मतलब पित्त का बेस्ट मेडिसिन गुरुते है, कफ का बेस्ट मेडिसिन मतलब हनी है। तो अगर इसमें कोष्ठगत आम है तो मतलब पानी में मिला के अगर पेशेंट को हनी दिए नहीं मतलब नहीं, ऐसा भी लिखा है कि घृत और स्नेह देंगे आम के कंडीशन में तो विषवत होता है, जहर होता है। इसमें बिल्कुल भी घी नहीं देना है। सर घी नहीं, मैं मतलब हनी हनी बोला, हनी। हनी दे सकते हैं, हाँ। अगर कफ सर का आप सोच के कर रहे हैं तो हनी दे सकते हैं। सर मैं अनुपात। क्या बोल रहा था मतलब दो संप्राप्तियां इधर होती है, मतलब एक पित्त की या मतलब वात की। तो वात की संप्राप्ति में सुप्तता रहती है, बधिरपना रहता है। तब उस कंडीशन में मतलब जब सुप्तता हो, बधिरपना हो, शूल हो, उस कंडीशन में हनी पानी में मिला के दे सकते हैं क्या इस कंडीशन में जो भी आम आप पाचन के देंगे लिए? सब सही है, लेकिन पहले आम का पचन होना चाहिए। घी या मधु भी पचाने के लिए अग्नि अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए सामावस्था में सबसे पहले लंघन कर। और ज्वर की चिकित्सा में आयुर्वेद में क्या बताया? लंघनम स्वेदनम कालो यबागुस तिक्त को रसा। तिक्त रस बाद में देने के लिए बोला है। लेकिन जब रस शास्त्र बनाया गया, तो जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, ज्वरांकुश रस, ये जब ऐसे कल्प बनाए गए, तब यहाँ पे लंघन उतना करने की जरूरत नहीं कि 7 दिन आप भूखे रहिए। वह क्या करता है, आम का पचन कर देता है, दीपन कर्म करता है। तो इसलिए रस कल्प हमारे आए, रस शास्त्र आया। और सर एक बोलना था मतलब कि पेशेंट अगर इनिशियल फेज में हो तो सर उसका अगर पेन ज्यादा हो तो उस पे उसको अगर मतलब मूग का यूज इस पे रखा जाए मतलब थोड़े हाँ, दो चार उसमें दिन। सिर्फ जल
यूज पे रखा जाए। और इसमें तेल भी है आम बात हम्म। में। फीवर है तो हम तेल का बस्ती वगैरह नहीं दे सकते, पहले आम का पचन करेंगे और त्रिभुवन कीर्ति रस बात को पच संप्राप्ति में देंगे। या फिर पित्तजन्य है तो सुरशेखर रस, स्वर्ण सुरशेखर रस, लघु सुरशेखर रस, ऐसे द्रव्य देंगे। प्रवाल हाँ पंचामृत, प्रवाल पिष्टी ये देंगे। लेकिन हाँ सर। यहाँ मेन लंघन कराना श्रेष्ठ है। हाँ सर, मतलब पिछले या यूट्यूब पे, रस पाचक, रक्त पाचक। जी, यूट्यूब क्या बोल के रहे हैं? लेक्चर देखे थे मैंने आपके उधर। यूट्यूब का एक लेक्चर देखा था मतलब आमवाद का। उधर मतलब आपने बोला था कि एक दो ही मतलब ऐसे बस्ती एक्सेप्शन वाले जो मतलब आमवाद में चलते हैं, बाकी बस्ती नहीं हाँ, देना तो है। इसमें वैतरण बस्ती बोला है सर। इसमें वैतरण बस्ती बोला है कि वो शोधन करता है, तो गोमूत्र। लेकिन फीवर में नहीं देना है, ये रूमेटिक फीवर में नहीं देना है बस्ती। हमें कोई हाँ भी सर। पंचकर्म नहीं करना है। बाद की अवस्था में फीवर उतर जाए तब हम, अगर रूमेटिक कंडीशन है, आम बात है, तो उसमें वैतरण बस्ती में गोमूत्र 100 ml, गुड़ का पानी, इमली का पानी 50-50 ml लेके उसका बस्ती दे, शोधन होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और तो उसमें महाविषगर्भ तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल, ये 2-3 तेल है वो दे, उसका बस्ती दे सकते हैं। लेकिन आम बहुत ज्यादा बड़ा है, फीवर आ रहा है, तो उसमें कोई भी फीवर में कोई बस्ती नहीं देना है। हाँ सर। उसमें लंगर लगाना है और अपना दीपन पाचन ज्वरग्न दवाइयां ही देनी है। और सर इसमें आम आम पाचक औषधियाँ दे सकते हैं क्या, शेफाली वटी जैसे, मतलब कंडीशन के हिसाब से आम हाँ पाचक औषधियाँ। हाँ। और सर मतलब क्लेद का वहन करने के लिए मतलब कुछ दे सकते हैं क्या, मतलब गोक्षुरादि गुगुल, शोधराष्ट्रादि गुगुल, वो एक तरफ पचेगा से ही नहीं सर, पचेगा नहीं क्या। ही नहीं, डाइजेस्ट होगा गोक्षरादि बिल्कुल। वो हम देंगे, बाद में देंगे, थोड़ा ज्वर कम हो जाने के बाद देंगे, क्लियर निकल जाए। कोई भी दवाई हम देते हैं, पचना तो चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। और आपने दिया और उल्टी आ गई तो क्या होगा? सर तो इसमें इनिशियल ज्वरग्न फेज में, दवाई नहीं। सर तो फिर हाँ, इनिशियल इनिशियल फेज में अगर पेन बहुत ज्यादा हो पेशेंट में, तो फिर जैसे कौन सी पंचकोल दवाई दे। त्रिकटु। जी। पंचकोल और त्रिकटु। और सर ये शुंठी शुंठ के सिद्ध जल दे सकते हैं ना, मतलब कंटिन्यू हाँ, इसमें। षडंग पानीय दे सकते हैं, अजमुदादि चूर्ण दे सकते हैं। हाँ सर। हमें आम की कंडीशन देखनी है। यहाँ पे उपस्तंभित वात व्याधि है, मतलब आम की वजह से स्त्रोतोरोध है। हम कोई भी दवाई ऐसा ना दे जिससे आम और बढ़ जाए, क्योंकि मेडिसिन जो देंगे उसको भी पचाने के लिए शरीर को अग्नि की जरूरत पड़ेगी। तो रसकल्प इसलिए अच्छा होता है कि वह इस ये जरूरत नहीं पड़ती है कि अग्नि अच्छा होगा तभी रसकल्प दें। रसकल्प खुद ही अग्नि को बढ़ा देता है। जैसे आरोग्यवर्धनी वटी देंगे वो अच्छा फायदा करेगा, रसकल्प इसलिए दिया जाता है। ठीक है। आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? डॉक्टर गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? नहीं? ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। फिर मिलेंगे, थैंक यू।